हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रेरणा क्लासेस। मैं हूँ प्रेरणा सिंह। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 विच इज़ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। तो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री। ओके, सो व्हाट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, डू यू नो? लेट अस सी। सो दिस इज़ आवर इंडिया, right? And this is the neighbor countries of India. As you see, as you know that Pakistan, Bangladesh, okay, whatever, Bhutan, China, right? So this is our neighbor countries actually. And actually these, आप इसको एक साथ बोलोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ओके, सो ओवरऑल मैं आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई सेड. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है जोग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री. So in the 5th standard we saw at some length that there is a close relationship between man and his environment. We saw how the changes in the lifestyle of the early man and his technology were related to the changes in his surroundings. We also review the history of human civilization from the Stone Age to the agricultural civilizations that flourished on the banks of rivers. So 5th standard में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कुछ लंबाई तक कि यहाँ पे काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होता है एक मैन और एनवायरनमेंट के बीच में. हमारे एनवायरनमेंट के साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप है हमें भी पता होगा, राइट? सो हमने ये भी देखा कि कैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस आए. पहले हम लोग जंगल में रहते थे, अब हम घर में रहते हैं. तो ये काफ़ी मेजर चेंजेस है हमारे लाइफस्टाइल में. ऑफ द अर्ली मैन एंड हिज टेक्नोलॉजी, तो एक पुराने मैन से लेकर के और उसकी टेक्नोलॉजी के बीच में काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आए, राइट? सो वे आर रिलेटेड टू द चेंजेस इन हिज सराउंडिंग्स. तो कहीं ना कहीं उसके सराउंडिंग्स से भी ये रिलेटेड है ना? सो वी ऑल्सो रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द स्टोन एज टू द एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशंस. सो हमने देखा ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन बोलने का मतलब है पहले जो लोग थे सिविलाइज नहीं थे, मतलब उन्हें रहने का ढंग नहीं था, ठीक है, रहना नहीं आता था. बट अब ये सिविलाइज हो गए, मतलब अब ये रहना सीख गए. सो दैट इज़ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ओके, सो वी ऑल्सो रिव्यू द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में भी देखा हिस्ट्री, स्टोन एज से लेकर के एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन तक, ठीक है. सबसे पहला सिविलाइजेशन जो इंडिया में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, दैट फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. प्लीज़ बताइए. So history is a coherent account of the significant past events in the progress of human culture. So यहाँ पे एक हिस्ट्री का पैरा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकते हैं. व्हाट इज हिस्ट्री? सो हिस्ट्री इज़ अ coherent account of the significant past events in the progress of human culture. तो जितनी भी चीज़ें आ रही है पहले से होकर के अभी तक, जितना भी बदलाव आ रहा है उस चीज़ को कहते हैं हिस्ट्री. जितने भी पास्ट इवेंट्स होते हैं ना, उस चीज़ को हम हिस्ट्री कहते हैं. सो टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये. टाइम, प्लेस, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, ये सब जो है काफ़ी 4 मेजर पिलर्स है हिस्ट्री के. सबसे पहला तो टाइम है. जब भी हिस्ट्री हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं. भाई ये जो घटना हुई, ये जो इवेंट हुई, कब हुई? सो दैट इज़ टाइम. प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस जगह पे हुई, ठीक है. जैसे कि कोई भी बैटल ले लो, बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो कहाँ पे हुआ? ऑब्वियसली बक्सर में हुआ, ठीक है. बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो कहाँ पे हुआ? प्लासी में हुआ. सो दैट इज़ हिस्ट्री. सोसाइटी, कौन से सोसाइटी में हुआ वो नहीं, मतलब कौन से समाज में हुआ वो, ठीक है. नाउ इंडिविजुअल्स, लोग कौन कौन से थे, हम ये हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट है. टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है. जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारा एम यही रहता है कि हमें ये पता होना चाहिए. एंड जब यही नहीं पता तो हिस्ट्री फिर कैसे पता है, ठीक है.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री पता है तो ये भी पता होना चाहिए. सो वी कैन नॉट राइट हिस्ट्री विदाउट दैट. अब जब हम हिस्ट्री देखेंगे तो बेसिकली हमें पता है हिस्ट्री एक कहानी होती है. ठीक है, मोस्टली कहानी में क्या आते हैं, राजा रानी. ठीक है, बट उनके अलावा भी काफ़ी सारे हम चीज़ों के बारे में हिस्ट्री देखते हैं. ठीक है, सो हम ये हिस्ट्री इनके बिना कभी नहीं लिख सकते. तो जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसमें टाइम, प्लेस, सोसाइटी, इंडिविजुअल्स को मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है. सो ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स, प्लेस इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल कंडीशंस. एंड ये चारों के चारों कंपोनेंट्स में से प्लेस जो है ना, प्लेस रिलेटेड है ज्योग्राफी से और ज्योग्राफिकल कंडीशन से. ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन समझ रहे हो, मतलब उस जगह की कंडीशन कैसी, उस जगह का क्लाइमेट कैसा, उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, वो जगह कौन से जोन में लोकेट है. तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो इन दिस सेंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इंसेपरेबल. तो इस सेंस से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है. सो हिस्ट्री इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज. कभी कभी हिस्ट्री को हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन को देख करके भी लिखते हैं. ओके, सो आवर डाइट, क्लोथिंग, housing, occupation, in fact all human life in any regions depend to a large extent on its geographical characteristics. तो geographical characteristics पे डिपेंड करता है हमारा पूरा ह्यूमन लाइफ. मतलब हमारे खाने से लेकर के हमारे कपड़े, हमारे घर, हमारे ऑक्यूपेशन, इनफैक्ट जितना भी ह्यूमन लाइफ है ना, ये सारा का सारा एक जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, सपोज मान लो कि गर्मी है, समर सीज़न है, तो उस वक्त हम कैसा कपड़ा पहनेंगे, ऑब्वियसली कॉटन क्लॉथ पहनेंगे. ठीक है, सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ द पीपल इन हिली रीजन्स इज़ मोर स्ट्रेनस देन दैट ऑफ द पीपल ऑफ द प्लेन्स. जैसे कि आप यही देख सकते हो, जैसे कि जो माउंटेन रीजन में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, और जो प्लेन्स, यानी जैसे प्लेन बोलने का मतलब है एक ऐसा लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर इजीली हो सके. ठीक है, तो वो जगह को हम प्लेन कहते हैं. हम कहाँ पे रहते हैं, प्लेन्स पे रहते हैं ना. वो प्लेन नहीं, हवाई जहाज़ वाला प्लेन नहीं, ये प्लेन ज़मीन वाला प्लेन होता है. ठीक है, हाँ. तो हिली रीजन्स में जो लोग रहते हैं, प्लेन्स में जो लोग रहते हैं, तो उनकी लाइफ के बीच में कितना मतलब डिफरेंस है एंड कितना डिफ़िकल्ट है हिली रीजन्स वाले का लाइफ. हम लोग एक दो दिन के लिए घूमने जा सकते हैं, बट उधर हम इतने दिन के लिए नहीं रह सकते, बिकॉज़ वहाँ पे सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है. या सोच के अच्छा लगता है रहने में, बट काफ़ी मुश्किल होता होगा हम लोग का लाइफ. सो नॉट मच फर्टाइल लैंड इज़ अवेलेबल इन द हिली रीजन्स, व्हाइल इन द प्लेन्स इट इज़ अवेलेबल ऑन अ लार्ज स्केल. सो डिफरेंस हमें ये देखने को मिलता है कि हिली रीजन में मतलब इतना फर्टाइल लैंड नहीं होता है, होता ही नहीं, आप ये समझ लो. एंड प्लेन्स में तो यहाँ पे इतना सारा मतलब एग्रीकल्चर लैंड है इतने बड़े स्केल में कि आप देखते देखते थक जाओगे, गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन वो लैंड अवेलेबल रहेगा. सो दैट इज़ वाई grains and vegetables are scarce in hilly areas. In comparison, people on the plains get them in a sufficient measure. सो इसलिए कहीं ना कहीं जो ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मतलब खाना वगैरह, तो ये सब हिली एरियाज़ में कमी होती है इन चीज़ों की. लेकिन वही आप जब प्लेन में जाते हो, प्लेन्स पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में ये देखने को मिलता है. सो नेचुरली दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द डाइट ऑफ द पीपल. सो नेचुरली इसका जो असर है लोगों के खाने में पड़ता है. इन हिली रीजन्स पीपल डिपेंड मोर ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड. तो क्या होता है, जो हिली रीजन्स में जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का जो खाना है ना, मोस्टली डिपेंड होता है कि जब वो हंटिंग करेंगे, हंटिंग करके उससे जब वो गैदर करते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं ना, उस पर डिपेंड होता है उनके खाने का. ऐसा नहीं कि वहाँ का लैंड फर्टाइल है, एग्रीकल्चर कर सके वो, ऐसा नहीं है. काफ़ी डिफ़िकल्ट है उन लोगों का लाइफ प्लेन वाले एरिया से. ठीक है, सो वी ऑल्सो फाइंड अदर सच डिफरेंसेस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द हिली रीजन्स एंड दोज ऑफ द प्लेन्स. तो हमने काफ़ी सारा डिफरेंसेस भी फाइंड किया कि जो हिली रीजन्स में लोग रहते हैं और जो प्लेन्स में लोग रहते हैं. सो
So I hope you better understand from these para. Okay. Now, next page. Okay. The climate, rainfall, agriculture produce flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. ठीक है, तो क्लाइमेट, रेनफॉल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्लोरा एंड फाuna, तो ये सारी चीज़ जो होते हैं रीजन पे वेयर वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, आर द सोर्सेज ऑफ आवर लिवलीहुड। तो वह हमारा जीवन का एक सहारा रहता है, सोर्सेज होता है। सो द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद द सपोर्ट। एंड ये जो लाइफ स्टाइल है, जीवन और ये जो कल्चर है ना, कल्चर उस जगह का जो कल्चर है, तो ये चीज़ जो होता है ना, वो एक दूसरे के सपोर्ट से डेवलप होता है। ठीक है। सो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लोरिश वेर एवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल। तो जहाँ पे मतलब बहुत लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट फ्लोरिश हुआ है। ठीक है। जहाँ पे चीज़ें बहुत होती है, वहाँ पे मोस्टली लोग रहते हैं, लोग रहना पसंद करते हैं। सपोज़ हम लोग प्लेन्स में क्यों रहते हैं, प्लेन्स में रहना क्यों पसंद करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, क्यों? बिकॉज यहाँ पे फर्टाइल लैंड अवेलेबल है, इसलिए। ठीक है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ दिस सेटलमेंट्स डेवलप फर्दर इनटू विलेजेस एंड टाउन्स। तो ये जो सेटलमेंट्स है ना, कुछ सालों बाद यही सेटलमेंट विलेजेस, टाउन्स में बदल जाते हैं। बट समटाइम्स रीजन्स लाइक डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ड्रॉट, इन्वेशंस एट्सेट्रा लीड टू द स्कैर्सिटी ऑफ दोज नीड्स। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है जब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव आता है, मतलब खराबी आती है, ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, इन्वेशंस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है। लड़ाई झगड़े वो नहीं, मामूली नहीं, जैसे वॉर होता है, तो उस वजह से एंड काफ़ी सारी रीजंस हैं जिस वजह से ये चीज़ों की कमी हो जाती है। बिकॉज जब कंट्री में वॉर होगा तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होगी। ऑलमोस्ट जो कंट्री है ना, कभी कभी उनका इनकम भी लॉस हो जाता है वॉर की वजह से। सो विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड। जो गाँव रहता है, शहर रहता है, एकदम तबाह हो जाता है। वी सी मैनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री, एंड ऐसे इंस्टेंसेस हमने हिस्ट्री में देखा है। सो दस वी सी दैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। इसलिए हम ये कह सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना क्लोज रिलेशनशिप है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच में, है ना। ओके। सो ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर्स। सो सी आवर कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार एंड वाइड। हमारा जो इंडिया है ना कंट्री, ये काफ़ी दूर दूर तक एक्सटेंड करता है। ठीक है। सो एट इट्स नॉर्थ लाई द हिमालयास। तो देखो, जब हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं, आप जब इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो, तो ये आपका इंडिया है। कोई दूसरा कलर लेती हूँ, ग्रीन लेती हूँ। ठीक है। इसको मैं कट कर देती हूँ एंड ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया। ओके। सो ये है हमारा इंडिया। ठीक है। तो इसके नॉर्थ पे क्या लाई करता है, नॉर्थ पे ऑब्वियसली हिमालय लाई करता है, हिमालय। ठीक है ना। एंड जब आप देखते हो ईस्ट वाले साइड में, या बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ओके। सो और वेस्ट में क्या लाई करता है, अरेबियन सी। ठीक है। साउथ में इंडियन ओशन। तो यही है, जब भी हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम यही इंडिकेट करते हैं उस मैप में। सो एक्सेप्ट फॉर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान, निकोबार एंड लक्षद्वीप, द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज कंटिग्यूअस। तो बस ये सब चीज़ को छोड़ करके, जैसे आइलैंड्स है ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो ये सारा हमारे कंट्री के थोड़े मतलब बाहर है। ठीक है। सो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस रीजन henceforth referred to as ancient India। इस रीजन को हम एंशियंट इंडिया कहते हैं। व्हेन वी स्टडी द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जब हम
इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो बिफोर 1947 यानी जब हमारी इंडिया को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंट हुआ जब हमारा इंडिया, तो उसके पहले टुडेज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको पता है जो ये पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, तो ये 1947 के पहले ये हमारे इंडिया का एक पार्ट होते थे, बट अब नहीं है, बिकॉज जब से पार्टीशन हुआ तब से ये अलग हो गए। सो द फॉलोइंग रीजन्स आर सीन टू बी इम्पॉर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो ये फॉलोइंग रीजन्स हमें देखने को मिलता है जब भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री बताते हैं। तो क्या क्या है? हिमालयाज़ है, द प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स, द थार डिजर्ट, वेयर इज द थार डिजर्ट लोकेटेड इन इंडिया? राजस्थान, राइट? ओके, द डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है। द कोस्टल रीजन्स, ऑब्वियसली महाराष्ट्र आएगा, बंगाल आएगा, बिकॉज ये कोस्टल रीजन्स है, राइट। द आइलैंड्स इन द सीज, जो समुद्र में आइलैंड होती है ना वो, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हिमालयास। द हिंदू कुश एंड हिमालय रेंजेस हैव क्रिएटेड एन impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न साइड में लोकेट है हिंदू कुश और हिमालय रेंजेस, ठीक है। रेंजेस बोलने का मतलब है माउंटेन रेंजेस बोलते हैं ना, तो व्हाट इज़ माउंटेन रेंजेस? देखो, जब पहाड़ ऐसे ऐसे रेंज में होता है ना, मतलब ऐसे मैनर में जब होता है, इस चीज़ को आप कहते हो रेंजेस, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ सी अगेन। ऐसे आप जब भी हम पहाड़ ड्रॉ करते हैं, बेसिकली हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, एक पहाड़ से थोड़ी होता है, तो इस चीज़ को ही कहते हैं रेंजेस, ठीक है। सो दिस वॉल हैज़ सेपरेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ये एक दीवार है यहाँ पे, ये क्या करती है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट को सेंट्रल एशिया से अलग करती है। या हाउएवर देयर इज अ लैंड रूट थ्रू द खाइबर एंड बोलन पासेस इन द हिंदू कुश माउंटेन्स। तो यहाँ पे एक लैंड रूट है जो खाइबर और बोलन पास में जाती है हिंदू कुश माउंटेन्स में। सो दिस रूट वॉज कनेक्टेड टू एन एंशियंट ट्रेड रूट। ये कहीं ना कहीं जो रूट है ना, रोड है जो, वो कहीं ना कहीं एंशियंट ट्रेड रूट से ही कनेक्टेड है, प्राचीन काल से। द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रिच अरबिया। एंड ये जो ट्रेड रूट है चाइना का, जो पास करता है सेंट्रल एशिया से, जो जाता है वो अरेबिया पहुंचता है। सो इसे ही कहते हैं सिल्क रूट और सिल्क रोड। इसी चीज़ को कहते हैं सिल्क रूट और सिल्क रोड। क्या होता था आपको सिल्क रूट पता है? पहले के ज़माने में मतलब काफ़ी सारा ये जो सिल्क रूट है ना, तो इसके रास्ते में काफ़ी सारे पहाड़ आता था, काफ़ी सारे जंगल वंगल आता था, एंड तब जाके लोगों को सिल्क मिलता था, ठीक है। तो वहाँ से ही लोग आते थे, फिर लेके चले जाते थे। लेकिन जो रास्ता पड़ता था सिल्क रूट का काफ़ी मुश्किल भरा था, डिफ़िकल्टीज थे उधर, दैट इज़ सिल्क रूट। एंड इसका इतिहास काफ़ी लंबा है, काफ़ी अच्छा है। So because silk was the main commodity exported to Western countries using this road, the route through the passes was used by many foreign invaders to enter ancient India. Many foreign travelers also came to India by this route. काफ़ी सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं ना, वो इंडिया में इसी रूट के ज़रिए आते हैं, जिसको कि आप सिल्क रूट कह सकते हो, कुछ भी कहो, चाइना रूट, सिल्क रूट, ओके। The plains of the Sindhu, Ganga, Brahmaputra. These regions consist of the basins of the three big rivers, that is Sindhu, Ganga and Brahmaputra and their tributaries. देखो ट्रिब्यूटरीज बोलने का मतलब है, मतलब सपोज करो एक नदी है, ठीक है, ये एक नदी है, इसके साथ साथ और भी नदियाँ बह रही है, ठीक है, और भी नदियाँ बह रही है, इसी चीज़ को कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इसी चीज़ को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ओके, दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंध पंजाब
in the west to the present day Bangladesh in the east. It was in this region that the earliest Indian civilization of Harappa and the later states and empire of ancient India emerged. यही स्टेट था जहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं यही जगह था जहाँ पे एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन एक्सिस्ट करता था. दैट इज़ हड़प्पा. ओके, हड़प्पा किसको किसको पता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है हड़प्पा. वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक हड़प्पा. तो किसी को अगर हड़प्पा के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकता है. व्हाट इज़ हड़प्पा, किसने हड़प्पा को फाइंड किया है, कब हुआ, वॉट एवर. ओके, सो सी थार डिजर्ट कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है. द थार डिजर्ट स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात. तो सिर्फ राजस्थान में नहीं, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, गुजरात के कुछ पार्ट में है. सो पार्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन टुडेज पाकिस्तान. लेकिन ये जो पार्ट है डेजर्ट का, आज के पाकिस्तान में लाई करता है. ठीक है. द डेजर्ट हैज़ द सतलुज रिवर टू इट्स नॉर्थ, द अरावली माउंटेन रेंज टू इट्स ईस्ट, द रन ऑफ कच्छ टू इट्स साउथ एंड द इंडस सिंधु रिवर टू इट्स वेस्ट. तो जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट, ठीक है, तो ये जो डेजर्ट है, राइट, नो, सो ये जो डेजर्ट है, डेजर्ट के नॉर्थ में लाई करता है सतलज रिवर. ओके, देन ईस्ट में लाई करता है अरावली माउंटेन रेंज. द रन ऑफ कच्छ उसके साउथ में इधर, एंड सिद्धू जो है वो वेस्ट में. या तो आपको डायरेक्शंस तो आते होंगे ना, कैसे होते हैं डायरेक्शंस? इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू डायरेक्शंस देन सी आई एम जस्ट क्लियर आउट डाउट. ठीक है. तो यहाँ पे नॉर्थ लाई करता है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट. तो कभी कभी जो मैप्स होते हैं ना, मैप्स, तो आप देखते हो उसमें सिर्फ मोस्टली नॉर्थ इंडिकेट किया रहता है. तो नॉर्थ से आप पता लगा सकते हो कि जब इधर नॉर्थ होगा तो इधर साउथ होगा, देन इधर वेस्ट होगा एंड इधर ईस्ट होगा. ओके. द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रिचेस द थार डेजर्ट. जो घाघर रिवर हिमाचल प्रदेश से आता है एक्चुअली, वो जाके थार डिजर्ट में पहुंचता है. ओके, सो इट इज़ नोन एज हाकड़ा इन पाकिस्तान. इसे हाकड़ा कहते हैं पाकिस्तान में. इट्स कोर्स इन राजस्थान एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ ड्राइड अप. अब इसका जो कोर्स है राजस्थान में, पाकिस्तान में एकदम से सूख गया है. मैनी साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड अलॉन्ग द नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रिवर. एंड काफ़ी सारे साइट्स अब यहाँ पे लोकेटेड है इसके रिवर के बाजू में. अब फोर्थ पॉइंट है हमारा द डिकन प्लेट्यू. सो यहाँ पे दिया है द रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया tapers off to the south. This region has the Arabian Sea to its west, the Indian Ocean to its south and the Bay of Bengal to its east. तो ये जो रीजन है इसके वेस्ट में क्या लाई करता है? अरेबियन सी, राइट, अरेबियन सी. ईस्ट में क्या लाई करता है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल. एंड साउथ में लाई करता है इंडियन ओशन. अ रीजन दस बाउंड बाय द सी ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला. तो ये जो रीजन है ना डिकन प्लेट्यू का, सपोज हम मान लेते ये रीजन है डिकन प्लेट्यू. ठीक है, सपोज कर. सो ये डिकन प्लेट्यू, राइट. तो ये क्या है? इसके तीनों ही साइड से सीज से है, सीज से लोकेट है. मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ. सपोज ये डिकन प्लेट्यू है. सपोज ये 1 सेकेंड अगेन मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, सपोज ये डिकन प्लेट्यू है. ठीक है, मान लो ये डिकन प्लेट्यू. तो इसके तीनों ही साइड से क्या लोकेट करता है, क्या लाई करता है? सी.
दैट इज़ वाई इसे हम कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, ये कुछ ऐसा शेप का दिखता है। ओके, द माउंटेन रेंजेस ऑफ द विंध्या एंड सतपुड़ा are located to the north of the Deccan Plateau. The Sahyadri mountain ranges are to its west. They are also known as the Western Ghats. जो सह्याद्री माउंटेन है ना, उसके वेस्ट में लोकेट है एंड इसे आप वेस्टर्न घाट्स कहते हो। टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्रीज इज द कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण एंड मलाबार। द माउंटेन्स ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द Deccan Plateau are known as the Eastern Ghats. एंड जो ईस्टर्न साइड में डिकन प्लेट्यू में माउंटेन्स है ना, उस चीज़ को आप ईस्टर्न घाट्स कहते हो। घाट्स इज मोस्टली हम माउंटेन्स को कहते हैं। ओके, तो आप घाट्स माउंटेन्स को समझिए। ओके, माउंटेन्स इज घाट्स। डिकन प्लेट्यू हैज़ फर्टाइल लैंड। वहाँ पे जो लैंड है एकदम फर्टाइल है, मतलब ऐसा लैंड है जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। वेयर मैनी पोस्ट हड़प्पन अग्रेरियन कल्चर्स फ्लोरिस्ट। जहाँ पे जो पहले के ज़माने में जो हड़प्पन थे ना, हड़प्पन के एग्रीकल्चर पीपल, राइट, तो वहाँ पे ही फ्लोरिस्ट हुए। डिकन प्लेट्यू वॉज द पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का भी हिस्सा रहा है। द लार्जेस्ट इन एंशियंट इंडिया, जो कि प्राचीन काल का सबसे बड़ा एम्पायर रहा है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर की खोज किसने की थी, मुझे कमेंट में बताइए। नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, जब ये मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ, so two several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in this region. तो काफ़ी सारे जो बाकी सारे किंगडम्स थे, काफ़ी सारे, तो वो क्या हो गए, एंड जो भी छोटे छोटे एम्पायर्स थे तो वो यहाँ पे रहना शुरू कर दिए जब ये मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो गया। तो नाउ द कोस्टल रीजन्स। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंशियंट इंडिया हैड ट्रेड relations with the western countries. So this trade was carried on by sea. Therefore, India had developed contact and interaction with foreign cultures and people at the seaports. So later on, land routes came to be used for trade and transport, but the importance of sea routes did not diminish. So, from the time of Harappan civilization, हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त से ही जो एंशियंट इंडिया है, इसका ट्रेड रिलेशन रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से। ओके, मतलब जितनी भी कंट्रीज वेस्ट में रहती है ना, तो दैट इज नोन एज वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, सो दिस ट्रेड वाज कैरिड ऑन बाय सी। तो ये जो ट्रेड है वो सी के द्वारा किया जाता है। देयरफॉर इंडिया डेवलप कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन विथ फॉरेन कल्चर्स एंड पीपल एट द सी पोर्ट्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया है ना, इंडिया ने अपना कॉन्टैक्ट बना लिया है फॉरेन कल्चर्स के साथ एंड उन लोगों के साथ इसी सी पोर्ट। सो लेटर ऑन लैंड रूट्स केम टू बी यूज्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। और बाद में फिर यही लैंड रूट्स को ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया गया। बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सी रूट्स डिड नॉट डिमिनिश। लेकिन आज भी देखते हो तो आज भी सी रूट्स का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस है। ओके, so see 6.8 the islands in the sea. अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। ये जो अंडमान एंड निकोबार है, इंडियन आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ये लाइक करते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है बे ऑफ बंगाल में लाइक करते हैं। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं कहाँ पे लाइक करते हैं, वेस्ट में। ओके, सॉरी ईस्ट में, ईस्ट में लाइक करते हैं बिकॉज ईस्ट में ना बे ऑफ बंगाल। ओके, सो लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। तो हमने देखा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो है ईस्ट में, एंड ये जो लक्षद्वीप है वो वेस्ट में। ओके, द लोकेशन ऑफ दीज आइलैंड्स में हैव बीन इम्पॉर्टेंट इन द एंशिएंट सी ट्रेड। तो ये जो आइलैंड्स हैं, इनका जो लोकेशन है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है एंशिएंट सी ट्रेड के लिए। द मैन्युस्क्रिप्ट रिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक सम मेंशन ऑफ इंडियन आइलैंड्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट में भी ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस और जो भी वो मेंशन किया गया है इसके बारे में। द रिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी, हैंडबुक ऑफ द रेड सी। मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता है क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट वो चीज़ होती है जो पुराने ज़मानों में जो ग्रंथ आप देखते हो
पुरानी ग्रंथ आप देखते हो ना, आज भी वो एक सोर्स है हिस्ट्री का, जिसमें कि हमें पुरानी चीज़ें देखने को पढ़ने को मिलती है। वेद वगैरह जो भी आप पढ़ते हो, ये मोस्टली कहाँ होता है, मोस्टली साधुओं के पास होता है, पंडितों के पास होता है मैनुस्क्रिप्ट्स। सो जब भी आप टेंपल में जाते हो तो इस मैनुस्क्रिप्ट्स को ज़रूर ऑब्जर्व करो, हाउ इट लुक। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च कर सकते हो मैनुस्क्रिप्ट कैसा दिखता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट। सो इट हैज़ बीन रिटन बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। तो इसे एक जाने मतलब अननोन, जिसे कोई नहीं जानता, ऐसे ग्रीक सेलर ने लिखा है इसे। तो देखो मतलब जिसने लिखा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसे कोई नहीं जानता है, अननोन। सो ये इंडिया का मैप है, डिकन प्लेट्यू, सह्याद्री माउंटेन, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। So if you want to read this, so you can just pause this video and just read. Okay. Now the Indian subcontinent, the cities of Harappa and Mohenjo-daro are in today's Pakistan. So आज हम बोलते हैं जो सिविलाइजेशन है इंडिया में मिली, बट आज ये पाकिस्तान का हिस्सा है। What? हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फ्रॉम द रीजन नोन एज साउथ एशिया। क्या होता है कि जो सारी कंट्रीज़ है ना, मिलके एक रीजन फॉर्म करती है साउथ एशिया। इसी चीज़ को हम कहते हैं साउथ एशिया। ठीक है, ओके। कंसिडरिंग द एक्सपेंस एंड सैनिफिशियंस ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, मोस्टली ये सब कंट्रीज़ आते हैं एंड इसे हम इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ कहते हैं। Now the Harappan civilization had spread mainly in the northwestern part of the Indian subcontinent. तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है मेनली कहाँ पे फैला था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही फैला था। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का भूलने का मतलब है जैसे ये आपका इंडिया है, ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ वाला इलाका, ठीक है, नॉर्थ से लेकर वेस्ट, तो ये आपका हो गया नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, तो यहाँ तक ही फैला है। चाइना एंड म्यांमार आर आवर नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। लेकिन चाइना, म्यांमार जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ है ना, ये साउथ एशिया की पार्ट नहीं है, और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ये ना ही साउथ एशिया के पार्ट है और ना ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हाउएवर दे हैड कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस विद एशियन इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना है, म्यांमार है, इनका कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के साथ एक कल्चरल, एक ट्रेड रिलेशंस रहा है। सो दे हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इसलिए कहीं ना कहीं मतलब चाइना का हिस्ट्री पढ़ना, म्यांमार का हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में। सो ये हमारा वीडियो होता है ख़त्म। सो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। एंड हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक्स फॉर व्यू माई वीडियो।